हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एस पी क्लास में। आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण के बारे में बताया था इसके पहले की वीडियो में। और इसके बाद हमने प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, इसके बाद आपको मैंने प्रतिबिंब बता दिया था। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आपके आभासी होता है और वास्तविक होता है, चीज़ मैंने बता रखा था। आज हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या? दर्पण। दर्पण क्या होता है इसको समझते हैं, दर्पण के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दर्पण क्या होता है? दर्पण कांच का, आप लोग घरों में जो दर्पण यूज करते हो वो भी कांच का ही होता है ना। तो क्या होता है, दर्पण कांच का काटा गया एक ऐसा भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर क्या किया गया होता है? कलई। कलई करने का मतलब है कि इसमें सबसे पहले क्या किया होता है? पारे से इस पर क्या पॉलिश किया गया होता है, एक पृष्ठ पर पारे से पॉलिश किया गया होता है और किसी गहरे रंग से पेंट किया गया होता है इस पर, ठीक है। ये चीज़ कलई करने का मतलब है कि इससे क्या है, पारे की पॉलिश की गई होगी एक पृष्ठ पर, और उसी पृष्ठ पर इस पर पारे की पॉलिश की गई है, उसी पर किसी गहरे रंग से पेंट किया गया होता है। और जो दूसरा पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब यह है जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं वो परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन हम बोल सकते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होगी? इसकी डिफिनीशन होगी कि दर्पण क्या होता है? दर्पण किसी कांच का काटा गया एक ऐसा भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, कार्य करता है। परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है ना। क्लियर हो गया चीज? दर्पण क्या होता है? दर्पण ध्यान दीजिएगा, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। और दूसरा आपका होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर और गोली दर्पण को बोलते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। समतल दर्पण और गोली दर्पण, ये आपके दो दर्पण होते हैं। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है इसको समझते हैं। समतल दर्पण होता क्या है? तो समतल दर्पण क्या होता है? एक समतल कांच का काटा गया ऐसा भाग होता है। समतल दर्पण समतल कांच का काटा गया ऐसा भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया होता है और दूसरा पृष्ठ उसका क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी आप डिफिनेशन लिख सकते हो कि समतल दर्पण समतल कांच का, ध्यान देना है, समतल कांच का काटा गया एक ऐसा भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर क्या किया गया होता है? कलई किया गया होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, कार्य करता है। समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? जो आप घरों पर डेली दर्पण यूज करते हो अपना चेहरा देखने के लिए, अपनी सुंदरता को देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण यूज करते हो? समतल दर्पण यूज करते हो, है ना। नहा धोकर खा पी के बढ़िया बैठते हो दर्पण के सामने, चले शीशा क्लीन कर लेते हैं, है ना। तो वही जो दर्पण आप यूज करते हो डेली, कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। क्लियर है? अब देखिए, समतल दर्पण हो गया। तो देखिए, समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, हालांकि आपके सिलेबस की बात नहीं है। कंपटीशंस में इसके सवाले, इसके कॉन्सेप्ट से, इसके प्रॉपर्टी से काफ़ी क्वेश्चन रखे जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। पहली चीज, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है या आभासी होता है? इसके बारे में बात करते हैं। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी कहने का मतलब है आपको ये चीज आभास होता है कि हमारा जो आकृति बन रही है, जो हमारा जो हमारी प्रतिबिंब बन रही है, वो प्रतिबिंब हमें आभास होता है दर्पण के अंदर बन रहा है ना। वास्तव में दर्पण के अंदर कोई होगा क्या? दर्पण के अंदर आप आओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। इसमें क्या होता है, आपको आभास होता है कि दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो आपका आभासी प्रतिबिंब है ना।
वो आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब सदैव मैंने आपको बताया था कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है ना। यानी कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। क्लियर हुई बातें, पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें समतल दर्पण के सामने, ध्यान देना, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर आपकी रखी गई हो, मान लो ये आप ही खड़े हो, आपके जैसा हो कोई इंसान है, समतल दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है। अब समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आप खड़े हो, आपका प्रतिबिंब भी कहाँ होगा, उतनी ही दूरी पर अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। तो वह आपके जैसा इंसान दिखाई देगा। अगर आप अपने आप को एक थप्पड़ मारोगे तो वो भी अपने आप को एक थप्पड़ मारेगा, है ना। अगर आप 2 कदम चलोगे तो वो भी 2 कदम चलेगा, बोलेगा हम भी तुमसे कम थोड़ी ना, है ना। तो स्टूडेंट ध्यान देना है आपको, मैंने क्या बोला कि समतल दर्पण का एक ये हुआ गुण, दूसरा गुण ये हुआ कि समतल दर्पण के सामने बिंब बोलते हैं इसको, ठीक है, जो वस्तु होती है उसको बिंब बोलते हैं। समतल दर्पण के सामने बिंब जितनी दूरी पर होता है, प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतनी दूरी पर ही बनता है, ठीक है। ये दूसरा हो गया आपका। तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है डियर स्टूडेंट्स कि कोई समतल दर्पण आपका है, मान लो, ठीक है। अब वस्तु जितनी बड़ी होगी, है ना, वस्तु जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा आपको दिखाई देगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आपको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। यानी कि आप अगर दर्पण के सामने खड़े हुए अपने आप को देखने के लिए, तो दर्पण में आपका जितना भाग दिखाई देगा, उतने भाग की जो लंबाई होगी दर्पण में भी उतनी ही लंबाई उसकी होगी, है ना। कह रहे मेरी बातें, है ना। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि दर्पण में किसी भी वस्तु को देखते हो तो दर्पण में किसी भी वस्तु की जो लंबाई, जो आकृति बनती है, वो वस्तु की लंबाई बिंब की लंबाई के बराबर होती है, ठीक। ये थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है इसकी कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, समतल दर्पण की दूरी, फोकस दूरी अनंत होती है डियर स्टूडेंट। इसको हम आपको प्रूव कराएंगे, दिखाएंगे कैसे अनंत होता है। जब हम दर्पण सूत्र बताएंगे वहां पर आपको क्लियर करेंगे कैसे ये अनंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात इसमें 5th नंबर आपका प्रॉपर्टी हो सकता है इसमें कि जब दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पर एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाता है, जब दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाता है तो कुल कितने प्रतिबिंब बनते हैं। कुल प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो होता है 360 अपॉन थीटा माइनस का 1, 360 अपॉन थीटा माइनस का 1, इतने प्रतिबिंब कुल बनते हैं इसमें। क्लियर है बातें, ठीक है। यानी यन, इसको बोलते हैं यन, प्रतिबिंबों की संख्या कैपिटल एन बराबर आपका ये फार्मूला होता है। यानी कि आप कह सकते हो अगर दो दर्पण आपको समांतर रखे गए हैं, दो दर्पण समांतर रखे गए हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0। समांतर रखे गए हैं तो उनके बीच का कोण 0 होगा। अब यहाँ से देखिएगा, अगर थीटा का मान 0 हुआ तो देखिए यहाँ ये 0 हो गया, माइनस का 1, 360 अपॉन 0 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। भैया अगर इनफाइनाइट में कुछ घटाओगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, अनंत। अगर दो समांतर, ध्यान दीजिएगा, अगर दो समांतर दर्पण हो तो उनमें कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी, ठीक, सुना गया। अगर लंबवत हो तो, अगर दो दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यहाँ 90 रखोगे, 9 4 36 होता है, यानी कि 9 चौक 36 आपका आ जाएगा, 4 में से 3 प्रतिबिंब बनेंगे आपके, ठीक। ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। यानी कह सकते हैं यदि दो दर्पणों को थीटा कोण पर रखा जाए तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस का 1, ठीक। नेक्स्ट नंबर आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको दर्पण में अपनी पूरी की पूरी लंबाई को देखना है,
है ना। यानी वस्तु की पूरी लंबाई को देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है, आप दर्पण के सामने खड़े हो गए और आपको पूरी लंबाई अपनी देखनी है दर्पण में, तो आखिर में दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि आप अपनी पूरी की पूरी आकृति यानी पूरी लंबाई आप देख सको उसमें। तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु की पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वस्तु की लंबाई की आधी, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, है ना। यानी किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यह अनिवार्य है कि आधी लंबाई का होना चाहिए, तभी आप उसमें पूरा प्रतिबिंब देख पाओगे अपना। क्लियर है। ये हुई समतल दर्पण की पूरी प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। क्लियर। ये समतल दर्पण आपका खत्म हुआ। समतल दर्पण के बाद आता है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है इसको समझते हैं। गोली दर्पण होता क्या है आपको बात समझना है। अब यहाँ पर हम देखिए इसकी डिफिनेशन कैसे दें। गोली दर्पण का मतलब ये है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली आकृति का हो। अब गोली आकृति का है तो कहाँ से मिलेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ इसकी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण है, बोल सकते हैं, या फिर सॉरी ऐसा बोल दीजिए कि खोखले गोले का काटा गया एक ऐसा भाग। ध्यान दीजिएगा, खोखले गोले का काटा गया एक ऐसा भाग जिसके एक भाग पर कलई किया गया हो तथा दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार कर रहा हो तो वह दर्पण क्या कहलाता है, गोली दर्पण। अब बात आती है ये आपका गोली आकृति तो है, खोखला कांच का खोखला गोला है। ये कांच का खोखले गोले को आप दो प्रकार से काट सकते हो। एक यहां से काट दो तो आपका कुछ ऐसी आकृति प्राप्त होगी, है ना। अगर आप यहां से काट दो तो कुछ आपका ऐसी आकृति प्राप्त होगी ना। तो देखिए अगर हम इसमें इसको कलई कर दें और हम इसको यहां पर इसको कलई कर दें तो देखिए आपका इसमें परावर्तक पृष्ठ जो है धसा हुआ भाग है, जो अंदर धसा हुआ भाग है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और इसमें जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं गोली दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। तो उससे पहले आपको ये समझना है कि गोली दर्पण की डिफिनीशन क्या होती है, क्या देंगे डिफिनीशन की, क्या लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, गोली दर्पण खोखले कांच के गोले का काटा गया एक ऐसा भाग होता है ना। कांच के खोखले गोले का एक ऐसा भाग होता है, कौन, गोली दर्पण, ठीक है। ऐसा बोलिए, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक ऐसा भाग होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति तथा दूसरे पृष्ठ पर कलई किया गया होता है, वह क्या कहलाता है, गोली दर्पण। या इसकी डिफिनीशन आप ऐसे भी दे सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली आकृति का होता है गोली दर्पण कहलाता है। आपको जो समझ में आए सही लगे वो डिफिनीशन आप लिखिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, दूसरी डिफिनीशन मैंने क्या बोला, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली आकृति का होता है, परावर्तक पृष्ठ गोली आकृति का होता है वह दर्पण क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। या फिर आपको पहली डिफिनीशन मैंने बोला था कि गोली दर्पण है ना, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक ऐसा भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। ये गोली दर्पण हो गया। तो आपको मैंने बताया जब इसको मैंने कांच के खोखले गोले को मैंने जब काटा तो यहाँ दिखाया मैंने कि ये दो प्रकार के बन रहे हैं, है ना। तो जब दो प्रकार से काट सकते हैं इनको तो ये आपकी गोली दर्पण भी दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे अब इसको समझना है आपको। कौन कौन से होने का मतलब है, देखिए पहला इसमें होगा आपका अवतल दर्पण और दूसरा आपका इसमें होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इनको समझते हैं बारी बारी से कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण मतलब आपका कॉनकेव मिरर, यह आपका है कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण की डिफिनेशन क्या, अभी मैंने आपको बताया। अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, वह दर्पण या बोल सकते हैं वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ तथा उभरे हुए भाग पर कलई किया गया होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया होता है तथा धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की भाग व्यवहार करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा ना। अब देखिए यहाँ पर आपका ये दर्पण, देखिए इस दर्पण में, देखिए इस दर्पण में है क्या, ये जो धंसा हुआ भाग है देख रहे हैं, ये परावर्तक पृष्ठ की भाग व्यवहार कर रहा है और जो उभरा हुआ भाग उस पर कलई किया गया है। तो मैंने डिफिनेशन क्या बोला कि वह दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ तथा उभरे हुए भाग पर कलई किया गया होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। आते हैं उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो डिस्कशन ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने एक और चित्र बनाया था आपका इसी में, इस प्रकार से, जिसमें इधर आपका कलई किया गया था। ठीक है ना। अब देखिए उत्तल दर्पण यही होता है आपका। इसकी डिफिनीशन हम कैसे दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफिनीशन हम कैसे दे सकते हैं। इसकी डिफिनीशन तो देखिएगा, इसकी डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोलेंगे वह गोली दर्पण, क्या बोलेंगे, वह गोली दर्पण जिसका, ध्यान दीजिएगा मैं गोली दर्पण में उत्तल दर्पण की डिफिनीशन दे रहा हूं, तो बोलेंगे वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ, जिसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा धंसे हुए भाग पर कलई किया गया होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा मैंने क्या बोला, वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ तथा धंसे हुए भाग पर कलई किया गया होता है और उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों ये चीज, समझ में आ गया होगा आपका समतल दर्पण क्या है, गोली दर्पण क्या है। ठीक, अब हम इस गोली दर्पण के बारे में ही हमें पढ़ना है, इस गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। ठीक है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं क्या होता है गोली दर्पण की सबसे संबंधित कुछ परिभाषाएं, है ना। इसमें आपको किस किस बारे में आपको परिभाषाएं समझना है या जानना है। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, पहले उन बिंदुओं पर हम एक बार नजर डालते हैं। पहला हम जो चर्चा करेंगे वो दर्पण के द्वारक के बारे में, कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, इसकी बात करेंगे। एपर्चर ऑफ मिरर, है ना, एपर्चर ऑफ मिरर की बात करेंगे। सेकेंड नंबर हम इसके ध्रुव की बात करेंगे, पोल, दर्पण के ध्रुव की बात करेंगे, ध्रुव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। थर्ड नंबर वक्रता केंद्र क्या होता है इसको जानेंगे। फोर्थ नंबर वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसको जानेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ नंबर हम जानेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको समझेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। सिक्स नंबर समझेंगे फोकस क्या होता है। सेवन नंबर समझेंगे फोकस दूरी क्या होती है। एट नंबर समझेंगे फोकस तल क्या होता है ना। इतने सारे पॉइंट्स के बारे में हम परिभाषित करेंगे इन सबको, इन्हीं सबको हमें परिभाषित करना है। तो आइए बारी बारी से एक एक करके सबको हम परिभाषित करते हैं। क्या होता है गोली दर्पण से संबंधित जो ये कुछ आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्सों को समझते हैं कि ये क्या है आखिर में, है ना, ये सारे क्या हैं तो समझते हैं इनको। सबसे पहले दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ मिरर क्या है इसको समझते हैं, है ना। अब देखिए मान लीजिए आप कोई दर्पण है, मैंने कोई भी दर्पण बना दिया,
कोई ये नहीं सोचना है मैंने उत्तल बनाया या अवतल बनाया, इससे कोई क्लियर वो नहीं है। दोनों में ही आपका क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स होंगे सर, है दोनों ही दर्पण में। तो ध्यान समझना है, मैं सबसे पहले वाले बात की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट, दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, देख रहे हैं, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, इसी परावर्तक पृष्ठ की लंबाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ का व्यास। क्लियर है मैंने क्या बोला, कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो व्यास होता है वही क्या होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। आप बोल सकते हो किसी भी दर्पण का द्वारक डिवीजन क्या दोगे, आप लिख सकते हो ऐसे, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की कुल लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ऐसा बोल सकते हो। या फिर लिख सकते हो कि किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास, ठीक है, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, यही बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे अब इसका व्यास जो बनेगा, मान लो इससे आपका व्यास बन जाएगा, आपका क्या होगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। या फिर आप सिंपल सा जानते रहिए कि दर्पण का द्वारक क्या है, कि किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की लंबाई को, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, इस परावर्तक पृष्ठ की लंबाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये द्वारक समझ में आ गया, यानी कि एपर्चर ऑफ मिरर समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा ध्रुव देखते हैं, ध्रुव क्या होता है। ध्रुव दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, या बोल सकते हैं दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु या दर्पण के परावर्तक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये आपका मध्य, सॉरी द्वारक नहीं, ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसको पी से लिखा जाता है, किससे, पी से डिनोट किया जाता है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव पी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव यानी पोल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है इसको समझते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, ये दर्पण जो है आपको मालूम है, ये दर्पण है जो है किसी खोखले गोले से काट के बनाया गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र क्या होता है, क्या बोलेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया होता है, दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैंने क्या डिफिनेशन बोला, वक्रता केंद्र का मैंने डिफिनेशन बोला। जैसे क्या है, ये जो दर्पण बना है, ये दर्पण मान लीजिए इधर है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए ये जो दर्पण आपका बना है, समझिएगा ध्यान से, तो इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा वक्राकार है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका तलय किया गया इधर, ये पूरी लंबाई दर्पण का क्या है, द्वारक है, और इसका जो मध्य बिंदु है वो दर्पण का ध्रुव पी है। मैंने क्या बोला कि अब वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया होता है उसका केंद्र। अब देखिए दर्पण किस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है, अगर इसको हम बढ़ाएं तो आपका लगभग दर्पण जो था इस ऐसे खोखला गोला था, है ना आपका, इसी खोखले गोले से दर्पण काट कर बनाया गया था। तो इसका जो केंद्र होगा वही क्या होगा, दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ठीक है ना, जो इसका केंद्र होगा क्या होगा, दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। तो हम क्या बोलेंगे, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया गया होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहलाता है। इसको सी से डिनोट करते हैं, किससे, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, आप इसकी दो डिफिनेशन दे सकते हैं। पहला डिफिनेशन ये वो दे सकते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया होता है उसकी त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ऐसा बोल सकते हैं, या इसकी डिफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हैं।
आपको वक्रता त्रिज्या की डिफिनेशन देनी है तो आप बोल सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुवी के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से, कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। इससे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं। आपका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। मुख्य अक्ष की बात करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य अक्ष होता है दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुवी से होकर जाने वाली रेखा। दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुवी से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मैंने क्या बोला, दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुवी से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है। मुख्य अक्ष के बाद आता है फोकस। तो फोकस की बात करेंगे तो फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु बोल सकते हैं या फोकस बोल सकते हैं ना। फोकस बिंदु या फोकस बोल सकते हैं। फोकस बोलेंगे तब भी वो फोकस बिंदु किसी बिंदु को दर्शाता है। ठीक है। अब देखिए फोकस क्या होता है। फोकस ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसको कैपिटल F से लिखते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल F से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, फोकस क्या होता है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया अभी वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। और मैंने ये बताया F आपका मध्य बिंदु होता है इस दूरी का। जब यह मध्य बिंदु होता है तो आप लिख सकते हैं R बराबर 2F या F बराबर R/2 लिख सकते हैं ना ऐसा। जरा ये बात ध्यान देना आपको कि जो आपकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, इस बात को ध्यान देते रहना आपको। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग फोकस दूरी की। फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी। ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। डिफिनेशन आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। जिससे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है। स्मॉल f से फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी के बाद फोकस तल की बात करते हैं। फोकस तल क्या होता है, फोकस तल क्या, मान लो एक तल है, मान लो ये क्या है, तल है। अगर कोई तल या समतल फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस तल से होकर जाए तो वही तल क्या कहलाता है, फोकस तल। यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से जाने वाला तल मुख्य अक्ष आपका है, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तल। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से जाने वाला तल फोकस तल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कोई परिभाषाएं हुई। अब आगे हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। आखिर में क्या क्या होते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, हम किस प्रकार से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बना सकते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम हो सकते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए आपको ये बात ध्यान देना है कि ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन गोलीय दर्पण से जो आप नियम पढ़ने चल रहे हो, गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम, इस नियम पर आधारित आपके सवालें जरूर रहेंगे, है ना। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। अब इन नियमों का प्रयोग करके ही हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इन नियमों को पहले पढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका प्रयोग हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने में करने वाले हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपका मान लीजिए कोई ये दर्पण है, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, अब तो क्लियर हो गया।
ये आपका कौन सा है, उत्तल दर्पण या अवतल, अवतल दर्पण है ना। इसमें आपका एक मुख्य अक्ष होता है, आपको मालूम है। अब आप ये बताइए, अभी दर्पण को आपने पढ़ा, दर्पण में जो आपका अवतल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र इस ओर होता है, तो वक्रता केंद्र इस ओर होगा, इसका फोकस दूरी आपका यहाँ पर हो, फोकस बिंदु आपका यहाँ पर होगा, ठीक। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसमें जो पहला नियम है कि यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष आपका है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर जाती है। कहाँ जाती है, फोकस बिंदु से, ठीक है। यह आपका नियम, पहला नियम है कि कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से सीधे निकल जाती है। क्लियर हुआ आप लोगों को। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। आपको ये बात याद रखना है कि अगर किरणें कहाँ से आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, किरणें कैसे आ रही हैं, अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान दीजिएगा, किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो जब ये इस परावर्तक पे से टकराएंगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस बिंदु से होकर जाएंगी, ठीक है। इस बात को आप एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है। ये आपका पहला नियम हुआ। अब यही नियम आप अवतल में देखिए, उत्तल में दे सकते हैं इस प्रकार से। ये आपका मुख्य अक्ष है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र आपका इधर होगा, फोकस बिंदु आपका इधर होगा, ठीक। अब होगा क्या, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष की किरणें समांतर आएंगी, देखिए समांतर आ रही है ना, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें इस प्रकार परावर्तित होती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहाँ से होकर आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस बिंदु से होकर आ रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार परावर्तित होती हैं कि क्या लगता है कि फोकस बिंदु से ही आ रही है। क्लियर बात है। हमने क्या बोला, देखो इसमें अगर बोलेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। इसमें अगर बोलेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती है ना। फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि इनका परावर्तन इस प्रकार होगा, लगेगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है। कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा, ठीक। ये चीजें मतलब ये पहला नियम आपका होगा। आपको समझ में आ गया होगा पहला नियम क्या है, इसमें समांतर आ रही है तो फोकस हो जा रही है, इसमें समांतर आ रही है ऐसा लगेगा फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होकर फोकस से होकर जा रही है। क्लियर है। सेकेंड नियम देखते हैं क्या है सेकेंड। तो चाहे तो इसमें आप पहले नियम में लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। फोकस बिंदु से जाती है या फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दूसरा नियम क्या देखिए, मान लीजिए आपका ये अवतल दर्पण है ये, और ये आपका उत्तल दर्पण है। इसमें आपका ये मुख्य अक्ष है, इसमें भी आपका ये मुख्य अक्ष है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, आप लोग मैं क्या समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें आपका वक्रता केंद्र इधर है और फोकस बिंदु इधर है। अब ध्यान से समझिएगा कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरणें कहाँ से, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा,
जस्ट उसका उल्टा है। अभी तक क्या हो रहा था, समांतर आ रही थी, परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जा रही थी। अब फोकस से होकर आ रही हैं तो परावर्तन होगा उनका, तो कहाँ से होकर जाएंगी, समांतर हो जाएंगी मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा नियम क्या है, इसमें ध्यान दीजिए क्या होगा। इसमें क्या होगा कि अगर इधर आपका वक्रता केंद्र होगा, इधर सी, ये फोकस बिंदु एफ है। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, फोकस, उसमें क्या था, फोकस बिंदु से होकर जा रही थी। अब इसमें क्या है, फोकस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस बिंदु की ओर या फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या आ रही है, फोकस की ओर, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखो ये भी क्या, फोकस की ओर जा रही, देखो है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें क्या बोला, फोकस से जाने वाली या की ओर आने वाली, फोकस से होकर जाने वाली या की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। आप लिख सकते हो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है चीजें। दूसरा नियम, डियर स्टूडेंट, दो नियम आपके हो गए। तीसरा नियम देखना है, याद रखिएगा, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये नियम अच्छे से क्लियर रखने हैं, माइंड में एकदम बना के रखना है। इसी से हम गोली दर्पण का प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक, तो तीसरा नियम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो को आप पीछे कर सकते हैं। वीडियो को पीछे करिए, बार बार देखिए, उसको समझिए क्या प्रॉब्लम है ना। बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम उसी को बार बार बताते रहेंगे, ये वीडियो कंटेंट है हमारा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि आप उसी वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। ठीक है ना। तो आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या है आपका, थर्ड नंबर में आपका क्या है, देखिए मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। इसका ये मुख्य अक्ष और इसका ये मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए इसका वक्रता केंद्र आप जानते हो इधर होगा, इसका वक्रता केंद्र आपका इधर होगा। ये आपका ध्रुव P होगा, ये आपका ध्रुव P होगा, ये आपका फोकस बिंदु F होगा, ये आपका फोकस बिंदु F होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, क्या आपका वक्रता केंद्र है। तीसरा नियम क्या बोलता है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाए, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाए तो परावर्तन के पश्चात, C से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से गई होती है उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या, इसमें क्या देखिए, इसमें क्या है, अगर कोई किरण इस प्रकार जाए कि लगे कि कहां पर जा रही है, C पर जा रही है। देखिए कोई किरण इस प्रकार जाए कि लगे कि कहां जा रही है, C पर जा रही है। कोई, इसमें क्या है, वक्रता केंद्र C की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें बोलेंगे तो वक्रता केंद्र C की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती, मतलब इसी मार्ग पर गई, इस मार्ग से गई, जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से क्या होता है, वापस लौट आती है। सिंपल था। ठीक है, कारण क्या है, ये इस तल पर लंबवत पड़ती है। जब इस तल पर लंबवत पड़ेंगी तो ध्यान देना, अगर यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब भी यही होगा, तो इसको जाने वाली किरण का अभिलंब से जो कोण होगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो जब आपतित किरण का अभिलंब से कोण 0 डिग्री का है तो परावर्तित किरण का भी कोण अभिलंब से 0 डिग्री का होना चाहिए, तो इसलिए वापस आ जाती है। ठीक है, ये जो ही होता है यहाँ पर। अब देखिए इसको नियम नंबर थर्ड को लिखें कैसे, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र C से जाने वाली या वक्रता केंद्र C की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, यानी जिस मार्ग से आई होती हैं उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। ठीक है,
ये आपके गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम हुए। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं इसमें। गोली दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना या गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसकी बात करते हैं कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना आखिर में हम कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, इन तीनों नियमों का प्रयोग करके किस प्रकार से गोली दर्पण से प्रतिबिंब हम बनाएंगे, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, टाइम कहने का मतलब आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आपको कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।